बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर वी स्टूडेंट्स। मैं कुछ दिनों से डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट देख रहा था। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि वी में एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे, एमसीक्यू कितने होंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, कितना टाइम होगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, पेपर ज़्यादातर कहाँ से आता है, हैंडआउट्स में से ज़्यादा आता है, पीपीटी स्लाइड्स में से ज़्यादा आता है, पास पेपर में से ज़्यादा आता है, या जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं उनमें से ज़्यादा आता है, मिड में से कितना पोर्शन आता है और फाइनल में कितना आता है। तो जिन सब्जेक्ट की नोटिफिकेशंस में नहीं बताया गया था सिलेबस कितना होगा, उनका क्या हिसाब है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, इमेजेस, क्लिप आर्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, इनकी इमेजेस किस तरह इंसर्ट करने हैं, क्या MS वर्ड यूज़ करने से पेपर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में थे। तो मैंने सोचा चलिए इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये वही पॉइंट्स है जो मैंने फेसबुक पोस्ट में भी किए थे। कुछ पॉइंट्स की क्लैरिफाई नहीं हुई थी स्टूडेंट्स को, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलें एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं इस बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। पहला पॉइंट आपका था जिसमें मैंने कहा था कि अपने सब्जेक्ट की पीपीटी स्लाइड्स LMS से डाउनलोड करें, उन्हें ज़रूर देखें। तो देखिए पीपीटी स्लाइड्स में असल में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट मेंशन होता है। पहली स्लाइड शो करती है आपके सब्जेक्ट नेम, कोर्स टाइटल को और इंस्ट्रक्टर नेम को। उसके बाद आपके टॉपिक्स शुरू हो जाते हैं, जैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग, परसेप्शन, थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल लिखी है। फिर आगे है रियलिटी, उसके बाद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। असल में ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ये टीचर ने स्टूडेंट के लिए दिया होता है कि आपने जो पीछे थ्योरी थोड़ी देर पढ़ी उसके हिसाब से इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और लें जी आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया। लेकिन फिर सोचने वाली बात है कि स्टूडेंट के एंड पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि इस पूरी स्लाइड में पढ़ना क्या था, याद क्या करना है, इसमें से एनुअल में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा। देखिए आपको मैं एक बहुत टू दी पॉइंट चीज़ बता देता हूँ जो मुझे तकरीबन काफ़ी देर बाद समझ आई। वो ये कि आपकी जो पीपीटी स्लाइड्स होती है ना, उसमें जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे देखें परसेप्शन है, नेक्स्ट के बाद रियलिटी है, उसके बाद काफ़ी एग्जाम्पल के बाद सिमेंटिक एनालिसिस है, सिंथेटिक एनालिसिस है। तो स्लाइड्स में जो आपके टॉपिक्स मेंशन होते हैं वही चीज़ें हैंडआउट्स में होती हैं। स्लाइड में जस्ट टीचर ने मेंशन किया होता है कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ डाटा है जो इस टॉपिक से रेलिवेंट है, इसमें क्या लिखा गया है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीपीटी स्लाइड में से पढ़ना था या हैंडआउट्स में से पढ़ना था। तो मेरा आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड मशवरा ये है कि आपने पढ़ना तो हैंडआउट से ही है। पीपीटी स्लाइड्स जस्ट आपको आइडिया देती हैं कि पीपीटी स्लाइड्स में जो जो टॉपिक होते हैं वो कह लें कि गेस होते हैं। These are the most important topics of the handouts that are described in the handouts in the PPT slide. PPT slide में जो आपको टॉपिक नज़र आएंगे असल में वो हैंडआउट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। उन्हीं को आपने पीपीटी स्लाइड में पढ़ना है, उन्हीं को आपने हैंडआउट्स में पढ़ना है। इनके अलावा जो टॉपिक्स होंगे उसमें से जस्ट आपका MCQ या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा पीपीटी स्लाइड पे डिपेंडेंट नहीं रहना, और ना सिर्फ आपने बहुत ज़्यादा हैंडआउट पे भी डिपेंडेंट रहना है। तो आपने दोनों चीज़ों को लेके चलना है। तो फिर था हमारा पॉइंट नंबर 2, अपने सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर्स यूट्यूब से सर्च करें। आपने देखा जो आपका अपना LMS है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो हेल्पिंग मटेरियल है, जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम की हैं, 1 घंटे की, 58 मिनट की, 46 मिनट की, 30 मिनट की। तो इतना ज़्यादा टाइम किसके पास है कि वो 6 सब्जेक्ट्स की इतनी इतनी ज़्यादा वीडियोस देखे। और वीडियोस देखते देखते तो 10-15 मिनट बाद तो बंदे को खुद नींद आना शुरू हो जाती है और बंदा बोर होना शुरू हो जाता है। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं यार 10 मिनट अब देख लेते हैं, 15 मिनट बाद में देख लेंगे, 20 मिनट की वीडियो बाद में देख लेंगे। तो ऐसे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। नुकसान उल्टा ये होता है कि आप मेंटली तौर पे परेशान भी हो जाते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, आप हैंडआउट्स को भी नहीं पढ़ते और लेक्चर भी देख के बोर हो जाते हैं। तो एट द रिज़ल्ट क्या होता है, आप अपने एंड पे देखें तो आपकी माइंड में ये होता है कि यार मैंने तो तैयारी कुछ नहीं की, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आया। तो इसका बेस्ट हल ये है कि आप अपने पीपीटी स्लाइड से देखिए, अपने हैंडआउट से देखिए आपका टॉपिक कौन सा है। अगर तो आपको वीयू के लेक्चर इंटरेस्टिंग लगे देन मोस्ट वेलकम, देन आपको उसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगते तो फिर आप देख लें कि आपकी जो स्लाइड है उसमें टॉपिक क्या है। द टॉपिक इज़ सिंथेटिक, सॉरी मैंने पहले सिंथेटिक वर्ड यूज़ कर लिया था, सिंथेटिक एनालिसिस।
अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे लिखें कि सिंथेटिक एनालिसिस इन ईजी वर्डिंग, तो आपको डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ मिलेंगी। उन वीडियोज़ को सुने और उसको स्टोरी के तौर पे अंडरस्टैंड करें, और फिर अपनी स्लाइड और हैंडआउट्स पे आएँ। फिर आपको 99% अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अपने हैंडआउट्स में असल में टीचर आपको क्या कहना चाह रहा था और आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप यूट्यूब से भी हेल्प लें। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा। वीडियो के लेक्चर अगर बोरिंग लगे, स्टार्टिंग में बड़े बंदा पैशनेट होता है, या फिर बंदा कहता है यार मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में इससे ज़्यादा पढ़ूंगा, लेकिन बिलीव करें 8वें सेमेस्टर तक स्टूडेंट का ये बिहेवियर होता है, क्योंकि मैं खुद एज अ स्टूडेंट रहा हूँ। मेरी रिसेंटली भी डिग्री ख़त्म हुई है। तो इस बिहाफ पे आपको मैं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब से शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपने किस लेक्चर को कितना टाइम देना है और कैसे प्रिपेयर करना है। पॉइंट नंबर 3, लेक्चर वाइज टॉपिक को गूगल करें और अपने कंसेप्ट क्लियर करें। तो रट्टा ना लगाएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको रट्टा लगाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 इसी को डिस्क्राइब करता है कि आपने रट्टा नहीं लगाना। हाँ, मैथ की कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनकी प्रूफ में जाना, डेप्थ में जाना आपकी हेडेक नहीं है, क्योंकि वो जो प्रूफ होती हैं वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग में, मैट्रिक लेवल में, ओ लेवल में, ए लेवल में या हायर स्टडीज़ में वो प्रूव्ड हो चुके होते हैं। बस उनका यूटिलाइज हम करते हैं, यानी फार्मूलाज को यूज़ हमने करना होता है प्रैक्टिकली, तो और बंदा उसको प्रूव कर चुका होता है। तो इसकी बेस्ट एप्लीकेशन है मैथ टाइप। वीयू ने भी यही रिकमेंड की थी, एग्जाम सॉफ्ट में भी आपको यही मिलेगी। तो एक और की पॉइंट इसमें याद रखें, यहाँ पे टैब बने होते हैं, देखें अलजेब्रा, डेरिवेटिव्स, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस, सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, और यहाँ पे कुछ खाली टैब्स हैं जिनको बाद में अपनी मर्ज़ी से खुद फिलअप कर सकते हैं। तो अलजेब्रा में आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड फार्मूला मिल जाएगा, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में देखिए आपको लिमिट मिल जाएगी, आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वो भी आपको मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी आपको मिल जाएगा, तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टोरियल के फार्मूलाज वो भी आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, डेरिवेटिव। उसमें आपको देखें जब आप हैंडआउट्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको लिखा हुआ नज़र आता है ना dy/dx, आप खुद टाइप भी कर सकते हैं। कुछ हॉट कीज़ हैं जिनको यूज़ करके आप वो वैल्यूज़ लिख सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो या आपको शॉर्ट कीज़ हॉट कीज़ याद ना रहें तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाके आप चेंज कर दें, dy/dx है तो समथिंग लिख दें, तो आप इस हिसाब से भी उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से है del y/del x, इसी तरह से है पार्शियल y/पार्शियल x। असल में ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ से भी आपको प्री डिफाइंड फार्मूलाज कैलकुलेशन मिल जाएंगी, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा आपके कुछ टॉपिक्स हैं सबमिशन वाले, स्पेशली MTH 101 वाले टॉपिक, तो उसमें आप देखेंगे आपको सबमिशन नज़र आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये सबमिशन का साइन हमें मैथ टाइप में कहाँ से मिलेगा। तो ये देखिए स्टैटिस्टिक्स में आपको डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज नज़र आ जाएंगे, तो आप इनमें चेंजिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड द फाइनल लिमिट इज़ फॉर एग्जांपल 10, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि x k ना हो बल्कि k स्क्वायर हो तो आप यहाँ पे k लिख दें, और यहाँ पे i है तो i को ख़त्म करना हो तो बैक स्पेस कर दें। ये जो आपने बैक स्पेस किया ना, आपको ये ब्लैंक सा डिब्बा नज़र आया, जब आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये ब्लैंक नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट टाइम में कम्प्लेक्स फार्मूलाज लिख सकते हैं। ये प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं जो आपको वीयू की तरफ से पहले ही मिल जाते हैं। फिर आपका आता है मैट्रिसेस, यहाँ पे आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स में है यहाँ पे 12 आ गया, फॉर एग्जांपल इसमें बैक स्पेस करने के बाद वैल्यू चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज हैं जो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। खैर मैथ टाइप एक थोड़ा कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर भी है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपके लिए इजी सॉफ्टवेयर भी बनेगा। तो अगर आपको मैथ टाइप की शॉर्ट कीज़ कुछ चाहिए हो या इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो फिर मुझे बता दें, ताकि इसकी भी मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूं। तो वापस चलते हैं अपने टू दी पॉइंट्स की तरफ। फोर्थ पॉइंट है कि रट्टा आपने नहीं लगाना। कुछ मैथ की चीज़ें होती हैं जिनको रट्टा लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखें, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करें और पेपर में क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। समटाइम ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, अपने आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, और जब आप उसको रिवाइज करते हैं पेपर सॉल्व करने के बाद उसको दोबारा पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि मैंने तो बड़ा इररेलेवेंट डाटा लिख दिया। हालांकि ये क्वेश्चन तो वैसा था ही नहीं जो मुझसे डिमांड की गई थी, तो मैंने इररेलेवेंट डाटा इसमें सारा लिख दिया। तो इसलिए पहले गौर से अंडरस्टैंड किया करें कि आपके क्वेश्चन में टीचर ने आपसे पूछा क्या है और आपने उसे किस तरह आंसर देना है।
नेक्स्ट हमारा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा कहा था कि सर इसके बारे में थोड़ा बता दें, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है कि पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चंस को एम्प्टी सेव नहीं करना। अगर आपको किसी क्वेश्चंस का जवाब नहीं भी आता तो भी आपने उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर है। अभी ये एक सोचने वाली बात है। अभी देखिए, सुने मेरी बात को, ये बड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन है कि कुछ अगर हमें कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है तो हम उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आइडिया है, पहले इसको रीड कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। अगर आपको ना पता चला फिर प्रैक्टिकली आपको मैं बता दूंगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तो भी आपने एक ख़ास वर्ड को चूज़ करना है, उसे एमएस वर्ड में जाकर पेस्ट करें, राइट क्लिक करके सिनोनिम देखा करें, उसका सिनोनिम देखें। आपको मोर देन 6 to 7 सिनोनिम्स मिल जाएंगे, कोई एक तो आपको आता ही होगा। फिर उसी के बारे में लिखना शुरू कर दें और बिल्कुल क्लियर लिखें, इधर उधर की ना मारें। प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी एप्लीकेशन और एग्जाम्पल ज़रूर रिलेट करें। अगर आपका पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो देखें फिर। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये मैंने फर्जी क्वेश्चन लिखा है क्योंकि वीयू में जो आपके सीएस सब्जेक्ट होते हैं ना, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 95% बल्कि 99% कंसेप्चुअल होते बहुत इजी हैं। बस आपने जो पढ़ा होता है, आपने जो रूल्स पढ़े होते हैं, जो मॉरल एंड एथिक्स वाले रूल्स पढ़े होते हैं, आपने उनको मद्देनज़र रखते हुए इनका आंसर देना है। जैसे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स दैट सपोज यू आर एन IT मैनेजर and you have a strong team working under your supervision. There are clashes between your crew and you have to solve the dispute. How can you neutralize this matter? अब देखें कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आपको मीनिंग बिल्कुल नहीं पता कि उनका मीनिंग क्या है। डेफिनेटली जब आपको क्वेश्चन की समझ आएगी तो ही आप उसका आंसर लिख सकेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का ही नहीं पता चला तो आप आंसर क्या लिखेंगे। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता, तो हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं, जिसमें से है क्लैशेस, उसके बाद है क्रू, डिस्प्यूट, न्यूट्रलाइज। ये मैंने कुछ खास वर्ड्स अंडरलाइन कर लिए, बोल्ड कर लिए, जिनका मुझे आइडिया नहीं पता था। तो वीयू एग्जाम डेमो में तो उसको बोल्ड करने की परमिशन नहीं होती आंसर को, क्वेश्चन को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिखाया होता है। तो आप रफ शीट लेके रफ शीट पे ये वर्ड लिखें, और जैसे मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, Ctrl+C, कॉपी करने के बाद MS वर्ड में जाएं और वहाँ पे जाके आप इसे पेस्ट कर दें। तो जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो आपको ये वर्ड वहाँ पे एज इट इज़ मिलेगा। तो इसमें राइट क्लिक करें, ये देखिए सिनोनिम लिखा हुआ है, तो देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स मिल जाएंगे। क्लैटर्स, क्लैंक्स, क्रैशेस होता है टूट फूट का शिकार होना। तो इसका मतलब दो इंसानों में टूट फूट का शिकार होने का मतलब ये होता है कि उनके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से भी कोई वर्ड ना समझ आए, कोई ऐसा वर्ड ले लीजिए जिसकी आपको थोड़ी बहुत समझ है। जैसे क्रैशेस है, मैंने क्रैशेस कर लिया, अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं है कि क्रैशेस का एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो आप इस पर राइट क्लिक करें, फिर सिनोनिम में जाएं, तो आपको यहाँ पे और भी डिफरेंट किस्म के वर्ड्स मिल जाएंगे। ये देखिए स्मैशेस आ गया, स्मैशेस होता है तोड़ना, क्लैटर्स भी वही होता है। अगर आपको इनमें से अभी भी कोई मीनिंग ना पता चले तो उसी को किसी ऐसे वर्ड को सिलेक्ट करें जिस पे आपको डाउट हो कि यार मुझे इसका मीनिंग थोड़ा बहुत पता है, तो फिर उसके सिनोनिम में जाएं और तकरीबन 2-3 दफ़ा ये स्टेप करेंगे तो आपको कोई ना कोई वर्ड ऐसा मिल जाएगा जिसका मीनिंग आपको पता है। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था क्रैशेस को, क्रैशेस होता है टूट फूट का शिकार होना। टूट फूट का शिकार होने का मतलब लड़ाई झगड़ा होना। तो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ एक वर्ड से, लड़ाई झगड़ा। ये वर्ड आपने पता कहाँ लिखना है, जो आपने रफ शीट ली होगी ना, उस पर जो मीनिंग उसके सामने लिखना है, ये वहाँ पे आपने लिखना है, लड़ाई झगड़ा। उसके बाद क्रू होता है अमला, यानी किसी बंदे के अंडर अगर वर्कर काम करते हैं तो वो वर्कर उसका अमला है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको सिनोनिम में ये देखिए पहला वर्ड मिल गया टीम का तो हर बंदे को पता होता है, स्टाफ का भी आपको पता होता है। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड मुझे स्टाफ लगा, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया स्टाफ से, स्टाफ मेंबर्स। उसके बाद है डिस्प्यूट होता है झगड़ा, यानी जो कोई फ़र्ज़ करें आपके मोहल्ले में कोई झगड़ा हो और आपके इल्म में आए तो आप कहते हैं यार वहाँ पे ये झगड़ा हुआ है, ये वही वाला झगड़ा है, डिस्प्यूट। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सिनोनिम मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, क्वारल होता है वैसे लड़ाई झगड़ा। तो जो आपने रफ शीट लिखी होगी उस पेज को उसी वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं।
हाउ कैन यू न्यूट्रलाइज, अब हमें पता चलाना है कि न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें और सिनोनिम में जाएं, आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के वर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे देखिए डिफ्यूज, डीएक्टिवेट, नलीफाई, ऑफसाइड एंड सो ऑन। तो न्यूट्रलाइज होता है न्यूट्रलिज्म, यानी न्यूट्रल होना, ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना, बल्कि एक आम इंसान की तरह। तो न्यूट्रलाइज को आप ये वर्ड यूज़ कर लें जस्ट एज अ कॉमन, यानी आम सा इंसान, न्यूट्रलाइज करना आम से इंसान की तरह। इसका लफ्जी मतलब ये बनता है आम से इंसान की तरह। अब देखिए जो आपने रफ शीट पे मीनिंग लिखे थे, अब उसको और स्टेटमेंट को कंपेयर करें तो अब आपकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनेगी। सपोज यू आर एन IT मैनेजर एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम वर्किंग अंडर योर सुपरविजन। देयर इज अ लड़ाई झगड़ा बिटवीन योर स्टाफ मेंबर्स एंड यू हैव टू सॉल्व द लड़ाई। हाउ कैन यू सॉल्व दिस मैटर आम से इंसान की तरह। तो इसका लफ्ज़ी मतलब ये बन गया कि आप एक IT मैनेजर हैं, आपके अंदर कुछ बंदे काम कर रहे हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा है और आप उस लड़ाई झगड़े को एक आम से इंसान की तरह कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, आपको हैंडआउट से नहीं मिलेगा, आपको गूगल से नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी वो आपको हेल्पफुल होंगी। तो देखिए जब आपने इसका आंसर देना है तो सबसे पहले आपको इस चीज़ पे नज़र रखनी है कि लड़ाई झगड़ा किस किस्म का है। मतलब पर्सनल लड़ाई झगड़ा है उनका, कोई फैमिली क्लैशेस की वजह से है, फ्रेंडशिप की वजह से है, या बिजनेस की वजह से है। तो मोस्टली IT मैनेजर के अंडर जो बंदे काम करते हैं उनमें जो लड़ाई झगड़ा होगा, IT मैनेजर को देखना होगा जस्ट फॉर बिजनेस एस्पेक्ट, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसे देखना होगा। तो अगर आप IT मैनेजर हैं तो सबसे पहले आपको ये जज करना होगा कि इन बंदों के दरमियान झगड़ा किस किस्म का है, जॉब से रेलिवेंट है तो फिर आप उसको सॉल्व करें। अगर उनका पर्सनल मैटर है तो फिर IT मैनेजर का काम नहीं है कि वो उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करे। तो असल में जो हमारे एग्ज़ाम टीचर होते हैं ना, उन्होंने जो आपका आंसर देखना होता है, उन्होंने जस्ट ये देखना होता है कि बच्चे ने उसका आंसर कैसे लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर आप IT मैनेजर हैं तो आपसे डिमांड की गई है कि उस झगड़े को सॉल्व करें, तो डेफिनेटली टीचर ने ये देखना है कि क्या आप उनके पर्सनल रिलेशन के भी आप पे डिसीजन लेते हैं, या फिर आपको एक इंसान अच्छा लगता है और आप उसकी साइड लेते हैं और उसके हक में फ़ैसला देते हैं, या फिर आप कंपनी की पॉलिसीज़, रूल एंड रेगुलेशन को नज़र में रखते हुए उसका फ़ैसला करते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर ये होगा कि अगर तो आप IT मैनेजर हैं तो आप सबसे पहले दोनों फ्री कैन की बात सुनेंगे और देखेंगे कि क्या उनकी जो रीजंस हैं वो हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं। डेफिनेटली अगेंस्ट होगी, फिर तभी तो झगड़ा हुआ है। तो जब आपने उनके दरमियान फैसला करना है तो आपने उन्हें बताना है कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ आवर इंडस्ट्री आप यहाँ पे गलती पे हैं, फ़लाँ बंदा गलती पे है, उसको एक्सक्यूज़ करना चाहिए। और अगर दूसरा बंदा उस पर चढ़ाई करे तो आपको उससे भी ये कह के रोकना होगा कि कंपनी की पॉलिसीज़ में ये चीज़ शामिल है कि अगले बंदे को ये राइट नहीं है। तो देखिए ना सिर्फ आपने दो बंदों के दरमियान झगड़े को सॉल्व करना है, बल्कि आपने कंपनी की पॉलिसीज़ को भी नज़र में रखना है, ताकि टीचर को ये पता चले कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बंदे को ये मामला देखने में पेश आएगा तो वो अगर कंपनी की पॉलिसीज़ को नज़र में रखते हुए डिसीजन लेगा तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट होगा। प्लस पॉइंट मीन कि एक बहुत अच्छी बात होगी। तो जब भी आपने इसका आंसर लिखना है तो आपने वक्ती तौर पे अपने आप को बिल्कुल IT मैनेजर ही समझना है कि आपके सामने ये सीन चल रहा है और आपने उसका आंसर कैसे देना है। तो मोस्टली जब भी आप कोई चीज़, किसी चीज़ का आंसर देना, तो उसमें रूल एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसीज़ का ज़रूर जिक्र किया करें। पहले उन चीज़ों का जिक्र करें, फिर आप मैटर को सॉल्व करें, ताकि एग्जामिनर के माइंड में भी बैठे कि नहीं, बंदा वाकई प्रोफेशनलिज्म है इस बंदे में और वो प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द फ्यूचर हॉरिजन्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका लफ्ज़ी मतलब ये बनता है कि कंप्यूटर साइंस में फ्यूचर में जाके कहाँ पे एडवांसमेंट होगी। तो इसके अच्छे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अच्छे और बुरे असरात में फ़र्क करें। अब इसमें भी कुछ मीनिंग ऐसे हैं जिनका आपको नहीं पता, जैसे हॉरिजन्स हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया, एस्पेक्ट्स हो गया। एस्पेक्ट्स होता है पहलू, रुख, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी तरह से आप इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिनोनिम की हेल्प लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये जो मैंने टिप में मेंशन की कि MS वर्ड में इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट्स होते हैं। अपने MS वर्ड, अपने वर्ड से रिलेटेड, वर्ड कौन सा जो आपने कॉपी पेस्ट किया था ना, वो वाला, अपने वर्ड से रिलेटेड क्लिप आर्ट सर्च करें और एग्ज़ाम में पेस्ट करें। इससे ना सिर्फ जगह फिल होगी बल्कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन, इम्प्रेशन
बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि पेपर चेकर को प्रेजेंटेशन, डायग्राम, ग्राफ्स, पेपर की लुक, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये पॉइंट आपको मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या बनता है। लेट्स सपोज आपके सामने क्वेश्चन था, अभी रिसेंटली हमने सॉल्व किया ना, आईटी मैनेजर। अब आईटी मैनेजर में क्या होता है कि एक बंदा होता है जो कंप्यूटर पे बैठा होता है, तो आप, ये आपका एक वर्ड आ गया कंप्यूटर। अभी जो आपके वीयू में होगा ना एमएस वर्ड, वो बहुत पुराना है, 2000 या शायद उससे भी पहले का। तो खैर वो मुझे मिला तो नहीं है, गूगल से मुझे उसके कुछ इमेजेस मिले थे, तो आपको मैं वो कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। तो ये इमेज आपको बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएगा, क्लिप आर्ट लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा कि टाइप वन और मोर वर्ड। आपने वही वर्ड, जैसे मैंने कहा था ना कंप्यूटर, आप यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करेंगे और फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे उस किस्म की पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी, डिफरेंट किस्म की। जैसे हमारा अभी एक टॉपिक था, उसमें हमने देखा आईटी मैनेजर, तो डेफिनेटली हमें एक इमेज चाहिए जिसमें कोई बंदा कंप्यूटर पे बैठा हो। तो वहाँ से तो आपको इमेजेस मिल जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करके रखा है। तो देखिए मैंने एक इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एक लड़की कंप्यूटर पे काम कर रही है। एडमिन मोस्टली मेल ही होते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, इसलिए आप कोई भी क्लिप आर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक क्लिप आर्ट वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आपने अपना आंसर लिखना शुरू करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एडमिन के तौर पे था, तो यहाँ पे मैं कुछ अब वर्डिंग लिखने लगा हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ डाटा लिखा एडमिन का, और यहाँ पे एडमिन हैज़ अथॉरिटी सम टेक्स्ट हेयर, यानी यहाँ पे आप वो लिखेंगे जो आपका आंसर होगा। और यहाँ पे आपने उससे रेलिवेंट यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर दिया, तो इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ा कि आपने एडमिन लिखा और साथ में एडमिन का इमेज भी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब देखिए एडमिन में क्या होता है, उसमें कुछ कंप्यूटर होते हैं, जैसे देखिए इसमें से यानी कि कुछ भी हो सकता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, स्टाफ हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकती हैं, टीम वर्क हो सकता है, सक्सेस प्रोग्रेस हो सकती है, उसके बाद इनकम हो सकती है, कॉर्पोरेशन हो सकता है। तो जो भी चीज़ें आप करते हैं तो आप इसमें से वही इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने एमएस पेंट ओपन किया ना, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया कि आपकी जो वीयू में सॉफ्टवेयर होगा वो बहुत ही पुराना है, तो वो खैर डाउनलोड भी नहीं होता, मिलता भी नहीं है गूगल से, जस्ट मुझे इसके इमेजेस मिले थे। तो जो भी मैंने आपको इमेजेस दिखाए, आप अपने हिसाब से उसके बारे में लिख के उनकी इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो इससे ना सिर्फ देखिए जगह फिलअप हो जाएगी, बल्कि पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर की लुक अच्छी होगी। इसीलिए जो टॉपर होते हैं 9th-10th क्लास के, फर्स्ट से सेकेंड ईयर के, उनके मार्क्स ज़्यादा क्यों अच्छे आते हैं? क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स मैथमेटिक्स का। तो उसमें हम देखते हैं डिफरेंट किस्म के जो टॉपर्स होते हैं ना, वो इसीलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी हेडिंग टॉप की होती है, उनकी पेपर प्रेजेंटेशन में नीटनेस बहुत ज़्यादा होती है, वो ग्राफ, इमेजेस, पिक्चर्स, डायग्राम रेलिवेंट बहुत ऐड करते हैं, तो इससे टीचर को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और बच्चे के भी मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ जाते हैं। तो अब आप सोचें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, अगर आप उसका सिनोनिम देख लेते हैं और थोड़ी बहुत आपको समझ आ जाती है, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि आपके साथ ऐसे मामलात होते हैं तो आप किसी को क्या बताते हैं। तो जो असल में आप बताते हैं ना, वही आपने यहाँ पे लिखना होता है। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आप पे एक रहमत होगी कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आपके पास मोर देन 5 to 6 लाइन्स हो जाएंगी कि जिसमें आप डाटा अपना लिख सकते हैं, और इससे रेलिवेंट जो भी क्लिप आर्ट्स होंगे आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने एक और इमेज इंसर्ट किया यहाँ पे आइडिया का और डिफरेंट किस्म का, जैसे ये हो गया, सक्सेस का हो गया। ये एक बंदा है जो कंप्यूटर वायर पकड़ के खड़ा है, मतलब कि वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, या कुछ भी आप कह सकती हैं। तो आप इसमें डिफरेंट किस्म की इमेजेस लगाएंगे। अभी देखें आपको देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए एग्जामिनर को कितना अच्छा लगता होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के क्लिप आर्ट्स, इमेजेस, डायग्राम, ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में ग्राफ नहीं आते आपको, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ग्राफ नहीं आते, तो इसलिए कंप्यूटर साइंस में और डिफरेंट किस्म के पेपर्स में, जितने भी आपके पेपर होंगे, आप उसमें इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आपको अगर किसी का आंसर नहीं भी आता तो भी आप उसको लिख सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, लुक, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा फील होगा। पॉइंट नंबर 7 देखें, पास पेपर गूगल से मिल जाते हैं, खुद एफर्ट करें और उन्हें इंटरनेट पर सर्च करें। मुआज़, वकार, सिंधु और सलान, इनके पास पेपर ज़्यादा बेहतर हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वकार के और मुआज़ के, इनके पेपर ज़्यादा प्रिपेयर करें। ज़्यादा प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट पेपर ही प्रिपेयर करें। आप, जैसे मैंने पहले बताया कि सीएस के, मैथ के और बाकी सब्जेक्ट्स पहले सेमेस्टर के आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे, क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर होता है, मोस्टली आपके जो एमसीक्यू होंगे वो आपके पास्ट पेपर में से ही बन जाएंगे।
तो पास पेपर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी ना रहें। पास पेपर जस्ट आपको आइडिया देते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो किस किस्म के होंगे। पॉइंट नंबर 8 देखें, पास पेपर्स के एमसीक्यूज को अच्छे से रेडी करना है और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 9 देखिए, एग्जाम वाले दिन गूगल पे या किसी फ्रेंड से करंट पेपर के क्वेश्चंस का पूछ लें। फेसबुक पे सोशल मीडिया है तो उस पर आप कंफर्म कर लें कि आज भी आपका जो पेपर हुआ वो कैसा हुआ, किस किस्म का था, ज़्यादा क्वेश्चन किस किस्म के थे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ज़्यादा पोर्शन किस में से आता है। ज़्यादा तो कंसेप्चुअल आता है। कंसेप्चुअल मीन जैसे थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्वेश्चन दिखाए थे ना क्लिप आर्ट्स वाले, तो बस आपको डिसाइड करना होता है कि आपने क्या करना है, और वही टीचर ने आपकी साइकी, आपका नॉलेज, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन और आपकी डिसीजन पावर देखनी है कि आपको अगर मौका दिया जाए प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप क्या बिहेव करेंगे। पॉइंट नंबर 10 देखिए, एग्जाम स्टार्ट हो तो टेंशन नहीं लेनी, बस क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। ये थोड़ा मुश्किल काम है कि टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि मैंने भी पेपर दिए थे तो टेंशन तो वाकई बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हों पहले आप उनको अटैम्प्ट करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपको कितना पेपर आता है और आपका टाइम भी सेव होगा। और जो क्वेश्चंस पे आपको डाउट होगा उनको आप सबसे लास्ट में करें। वीयू में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि अगर आप कोई एमसीक्यू करते हैं, आपको किसी पे डाउट होता है, या तो आप कोई भी एक सिलेक्ट करके सेव करके नेक्स्ट कर दें। जब आप नेक्स्ट कर देंगे, चाहे आपको 1000 दफ़ा भी चेंज करना पड़े एमसीक्यू, तो आप उस एमसीक्यू को बार बार चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आप उनको भी बार बार री एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा मशवरा दूंगा कि आपके जो होंगे, जो आपने आंसर लिखना होगा वो डायरेक्ट वीयू एग्जाम सॉफ्टवेयर में ना लिखें, वो एमएस वर्ड में लिखें। आपको मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। अभी थोड़ी मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, सम पीपल वांट टू ग्रो इन देयर लाइफ बट दे आर इमोशनली वीक एंड कैन नॉट टेक डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली। वी मस्ट केयर अबाउट देमसेल्व्स एंड हेल्प ईच अदर। अभी तो हम एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये रेड कलर में अंडरलाइन वर्ड नज़र आएंगे, जिसका मतलब कि ये ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है, इसमें इसकी इनकी करेक्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन वीयू के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में जब आप ये पेस्ट करेंगे तो ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे, और चूंकि इनमें मिस्टेक्स है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो अगर आप इसको डायरेक्ट एमएस वर्ड में पेस्ट करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, तो आपको ये मिस्टेक्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, आप इनको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने कुछ इस किस्म की विंडो नज़र आएगी। जो आपका वीयू का एमएस वर्ड होगा वो काफ़ी पुराना होगा, तो उसमें आपको इस किस्म की विंडो नज़र नहीं आएगी। लेकिन आपको यहाँ पे ना एक येलो कलर का बॉक्स नज़र आ जाएगा जिसमें वर्ड लिखा होगा और साथ लिखा होगा कि रिप्लेस, और यहाँ पे उसका करेक्ट वर्ड होगा, और वहाँ पे वर्ड लिखा होता है चेंज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ चेंज। तो आप इसको चेंज कर लें। तो जितने भी वर्ड्स होंगे, देखिए मैं इसको चेंज करता जाऊँगा। ये मुझे चाहिए डिसीजन, ये मैं खुद चेंज कर लूँगा, मतलब मुझे इनमें से कोई नहीं मिला तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। और लास्ट वन है इंडिपेंडेंटली। तो अब जो हमने एक वर्ड छोड़ दिया था डिसीजंस का, वो हम खुद लिखेंगे अब। तो देखिए, अब ये आपका बिल्कुल एरर फ्री है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लें और आपका जो वीयू एग्ज़ाम डेमो होगा ना, वीयू एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर होगा, उसमें जाके आप इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दें। तो क्या फ़ायदा होगा कि आपकी करेक्शन भी हो जाएगी और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, समटाइम ऐसा भी होता है कि आप वीयू में पेपर कर रहे होते हैं और आपने इतना सारा डाटा लिखा होता है और समटाइम या पेज क्रैश हो गया। वैसे 99% चांसेस है कि पेज कभी भी क्रैश नहीं होता, लेकिन फिर भी या समटाइम अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और जब हमारा पेज दूसरे सर्वर से कनेक्ट होता है तो थोड़ी सी वो पेज रिफ़्रेश होता है तो आपका डाटा लॉस हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने तकरीबन कोई 20-22 लाइनें लिखी थी लॉन्ग क्वेश्चन की, काफ़ी ज़्यादा। तो अचानक से लाइट ऑफ हुई, जब लाइट दोबारा ऑन हुई, पेज मेरा रिफ़्रेश हुआ और मेरे वो सारी 25-26 लाइनें वेस्ट हो गई। फिर मैंने सर से कहा तो सर ने मुझे फिर ये कहा कि बेटा आप ऐसा किया करें, आप इसको ना एमएस वर्ड में लिख लिया करें, वहाँ से कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया करें। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह आए उनको पहले अटैम्प्ट करना है, बाकी बाद में। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए तो पॉइंट नंबर 6 को गौर से पढ़ लें और वही फॉलो करें। पॉइंट नंबर 6 वही जो मैंने आपको बता दिया, क्लिप आर्ट्स का सिनोनिम कॉपी पेस्ट का, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी अननोन क्वेश्चन।
अपना वर्ड एमएस वर्ड में लिखें, जब लिख लें तो F7 प्रेस करें, ग्रामर मिस्टेक्स करेक्ट करें, कॉपी पेस्ट करें एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको बताना बहुत ज़रूरी थे। अगर आपकी किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बेसिक पर्पज़ ये नहीं है कि मेरी वीडियोस बहुत से ग्रुप्स में जाए और मुझे बहुत से लाइक मिले, बहुत सी अप्रिसिएशन मिले। असल में मकसद ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मिस्टेक्स कर जाते हैं, हालांकि वो बहुत कॉमन मिस्टेक होती हैं। तो अगर आप किसी की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकते हैं तो किया करें, क्योंकि आने वाली स्टडी में आपके जो कम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ऐसे रास्ते मिलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अच्छे अच्छे ग्रेड भी आ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं स्टडी के मामले में तो ज़रूर किया करें, लेकिन इतनी भी किसी की मदद ना करें कि वो फिर आपका एक फ्रीज़ा बन जाए और वो बंदा आप पे मुसल्लत हो जाए कि भाई आपने मेरी मदद की थी, अब आपने मेरा काम ये करना है, आपकी मेहरबानी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडी को दें। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो फिर किसी की मदद कर दें, और अगर मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर मदद किया करें, इससे फिर आपकी स्टडी के लिए आसानी पैदा होगी। तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।